चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन पर मैं रह गया था। देखिए क्या कह रहा है, 4 पोल डीसी मोटर में लैब कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग है। मतलब आपकी लैब वाइंडिंग है, पोल आपके कितने दे दिए, 4 दे दिए हैं और लैब वाइंडिंग में A बराबर P होता है। प्रति पोल फ्लक्स 30 मिली वेबर है। तो फ्लक्स को हमने क्या कर लिया, 3 × 10⁻³ वेबर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है, आर्मेचर चालकों की संख्या इतना, तो Z आपको कितना दे दिया, 250। ठीक, 230 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर यह क्या करता है, 40 एम्पीयर की आर्मेचर धारा लेता है। तो वोल्टेज आपको कितना दे दिया, 230, आर्मेचर करंट दे दिया आपको 40 एम्पीयर। 0.6 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध मान कर तो RA की वैल्यू कितनी होगी, 0.6। तो आपको क्या करना है, EB की गणना कीजिए। तो EB इक्वल टू आपको निकालना है। ठीक, चलिए तो हमने ये फिगर बना लिया है। ये आपका आर्मेचर हो गया। आपकी क्या मोटर है तो आर्मेचर करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर हमने KVL लगा दिया। ठीक, तो KVL लगाने पे हमको ये इक्वेशन आपको मिल गया, -V + EB + IARA = 0। तो यहाँ पे देखिए अब वोल्टेज की वैल्यू बेटा क्या है, 230 है तो 230 रख दीजिए हमने। EB आपको निकालना है प्लस आर्मेचर करंट आपके दिए 40। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.6 = 0 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, EB इक्वल टू माइनस का 230, 4 × 24। ठीक, तो कितना हुआ, 6 × 24 + 240 = 0। तो 230 में से हमने 24 घटा दिए, 24 हो जाएगा। तो EB इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 206 = 0। तो बैक EMF की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आपकी आ गई 206 वोल्ट। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 206 वोल्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, ये आपको फिगर दे दिया गया है और इसको सप्लाई दे दी हमने कितने, 100 वोल्ट की। ठीक, और ये आपको देखो, ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस है, बाकी ये 9 ओम के रेजिस्टेंस दे दिए। बाकी आपके 9 ओम के रेजिस्टेंस दे दिए और यहाँ पे 100 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। अब पूछ रहा है कि 100 वाट बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए सभी प्रतिरोध ओम में। तो इस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपकी 2 ओम में रेजिस्टेंस, 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी। अब यहाँ से करंट फ्लो होगी, मिलेगी तो क्या होगा, इसको आपको ये नया पाथ मिल जाएगा। ठीक, तो ये करंट आपकी यहाँ चली जाएगी, फिर एक करंट यहाँ पे आएगी, फिर आएगी, फिर डिवाइड होगी। तो कुल मिला के ये जो आपको तीनों रेजिस्टेंस दे दिए किस में हो जाएंगे, पहले में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस सर्किट को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये जो 3 रेजिस्टेंस दिए आपके 9 ओम के, ये आपके किस में हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे एक दूसरे के। और बट्टे इसको सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 9 ओम, ये आपका 9 ओम, ये आपका 9 ओम। ठीक, तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल का। ठीक, तो इसको हम नाम दे दिया हमने RT1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए पैरेलल में कनेक्टेड 3 ओम है, तीनों बराबर हैं, तो क्या होता है, फार्मूला R/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9/3। तो ये आपका आ जाएगा 3 ओम। ठीक, अब जो इन तीनों का रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, इसके सीरीज़ में हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 + 3 दैट इज़ 5 ओम। ठीक, अब आपसे करंट पूछ रहा है तो लगाइए ओम का नियम, V = IR। तो I = V/R। V आपका कितना दिया है, 100, और रेजिस्टेंस कितना दिया आपका, 5 दूनी 10। तो कितनी एम्पियर हो गई, 20 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 एम्पियर। ठीक है,
जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है तब यह कैथोड पर डैश डैश और एनोड पर डैश डैश मुक्त करती है। हाइड्रोजन H2SO4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन PbSO4, PbSO4 H2O4। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 50 माइक्रोफैरड, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको C दे दिया, कितना, 50 माइक्रोफैरड, मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस माइक्रोन है तो 10 की पावर -6। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना दे दिया आपको, V कितना दे दिया आपको, 230 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी दी आपको, 80 60 50 हर्ट्ज। अब क्या कह रहा है, उच्चतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा निकालेंगे XC है तो यहाँ पे पहले निकालेंगे मैं XC। तो XC इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। ठीक, तो सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 2 पाई के 3.14, फ्रीक्वेंसी आपकी 50, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6, तो ये जाएगा ऊपर हो जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 6 अपॉन ये हो जाएगा आपका 100/3.14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसको क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 40/3.14। तो इसको भाग करिए, चलिए तो ये जो आपका XC की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा आपकी 3184.71। ठीक, अब आपको क्या निकालनी, करंट निकालनी है, उच्चतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/XC। V कितना दे दिया आपको, V दिया है आपको यहाँ पे बच्चों हमने ये क्या था 50, यहाँ 50 हमने नहीं लिखा था। ठीक, तो इसको 50 से और डिवाइड करेंगे हम, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, वैसे लिखने थोड़ा गड़बड़ हो गया, 3184.71 डिवाइड बाय आपका 50। तो ये आपका जो XC की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 63.69 आ जाएगी। ठीक, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 230 बटे ये आपका 63.69। तो 230 को जब हम डिवाइड करेंगे 63.69 से तो ये आपकी आएगी 3.6 एम्पियर करंट। ठीक, तो आपसे ये क्या है, आपसे पूछा मैक्सिमम। ठीक, तो देखिए मैक्सिमम RMS इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम बटे √2। अब हमसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकpráक्योंकि हमने RMS वैल्यू निकाली है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1.414। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी हम I max निकालने हैं तो इसको क्या करेंगे, हम इसको 3.6 को 1.41 से गुणा करेंगे तो लगभग आपका आएगा 5.09 एम्पियर। मैक्सिमम करंट आपकी ये आएगी।
तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 VRMS का मतलब यहाँ पर आपको जो VRMS दिया कितना दिया आपका 150 वोल्ट। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज़। ठीक, और क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज 0.2 हेनरी, मतलब यहाँ पे आपको हेनरी दिया है, मतलब एल आपको कितना दिया है 0.2 दिया है। ठीक, वाले प्रेरकत्व को स्वतंत्र रूप से प्रदान किया था। ताक्षणिक धारा की व्यंजक ज्ञान कीजिए। ठीक, तो ताक्षणिक का कैसे निकालेंगे बेटा, तो इसको कैसे करेंगे बताइए आप, कुछ आइडिया। देखिए इक्वेशन क्या होती है, I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये होता है। ठीक, अच्छा आपका प्रेरकत्व है तो दोनों में डिफरेंस होगा पाई का। ठीक, मतलब यहाँ पे जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी पीछे चलेगी, मतलब -π/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको निकालना है क्या पे ताक्षणिक मान, तो ताक्षणिक मान इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम निकालते हैं आई मैक्स, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको भाग करते हैं हम, कितना है आपका ये RMS हो जाएगा, आई RMS निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, ये आपका क्या होगा 3। अब इसको हम मैक्सिमम में कन्वर्ट है, ये आपका आई RMS की वैल्यू होगी। अब इसको मैक्सिमम कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 3 × 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, अब ये हमें इस फॉर्म में लाना है। ठीक, तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू, अब जो वोल्टेज दिया है VRMS, ठीक है, हमको क्या चाहिए Vmax। ठीक, तो क्या हो जाएगा Vmax अपॉन XL साइन, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया VRMS दिया है। ठीक, तो इसको मैक्सिमम बदलेंगे पहले, तो Vmax इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 × √2 हो जाएगा, मैक्सिमम कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग XL की वैल्यू निकालते हैं, तो XL की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा XL, तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 हो जाएगा। ठीक है, 2πfL, फ्रिक्वेंसी आपकी 50 और L की वैल्यू 0.2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 62.85 ओम। ठीक, अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 150√2। ठीक, और XL की वैल्यू क्या है 62.85। ठीक, ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक, तो बच्चों इस जब टर्म को सॉल्व करेंगे, इस टर्म को जो हम सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई मैक्स इक्वल टू 3.37। ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे ओमेगा दिया है तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf इक्वल टू ओमेगा होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2πf की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू सिर्फ पाई रखा है क्योंकि हमको यहाँ पे पाई लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई और f की वैल्यू 50, तो ये आ जाएगा 100 पाई माइनस π/2, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ब्रेकर में आर प्रतिरोध को निम्न विधियों में से किस
एक को छोड़कर सभी शेष सभी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आर की लंबाई बढ़ाना, आर के पाउडर से कटिंग, आर को ठंडा करना, आर के एक्सेशन को कम करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आर की पाउडर से कोटिंग। ठीक। कारसील सिद्धांत के अनुसार एसी मोटर्स को छोड़कर से सभी टाइप में विभाजित किया जा सकता है, स्लीपिंग, संट और प्रतिकारित। ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्टेपर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी की W वाट आवर दक्षता होगी 35 से 40%, 72 से 80%, 80 से 90%, 90 से 95, 95 से 95। तो आंसर क्या होगा? 72 से 80%। चलिए फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है। कह रहा है कि 220 DC सप्लाई मोटर में, देखो आपकी ये आर्मेचर कोई आपकी DC मोटर है। आप ये आपकी सप्लाई दे रहे हो आप यहाँ पे कितना? 220 की। ठीक। आर्मेचर कितना दिया? RA आपको दिया 0.5 दिया। क्या कह रहा है? एक निश्चित लोड को संचालित करने के लिए 20 एम्पियर, ये आपकी आर्मेचर करंट कितनी है आपकी यहाँ पे? 20 एम्पियर। ठीक। और ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप मतलब VB आपको कितना दे दिए? ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट। तो EMF की गणना कीजिए। ठीक। तो लगाइए बच्चों, EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था आपको, ठीक। क्या हो जाएगा? V माइनस IA RA प्लस VB हो जाएगा। ठीक। ओके। तो चलिए करिए इसको। वोल्टेज आपको कितना दिया है? वोल्टेज आपको दिया है 220। ठीक। आर्मेचर करंट कितनी है आपकी? 20 एम्पियर। ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना है? क्या बोलते हैं ये? आर्मेचर 0.5 प्लस 2। ठीक। तो कितना हुआ? ये हो जाएगा आपका 220 और 2 पंचे 10। ये आपका आ जाएगा 10। ठीक। प्लस आपके कार्बन ब्रश 2 होते हैं, तो क्या होगा? 2 गुणे 2। ठीक। तो कितना हुआ? तो ये आपको 220 में से जो माइनस हो गए आपको, ब्रश, तो कितना हुआ यहाँ पे? ये माइनस होगा बेटा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा। तो 220 में से आपका 10 गया और फिर 10 गया, तो कितना हुआ? 220 में से आपका 212 गया, तो कितना बचा आपका? सॉरी 12 गया बेटा। तो कितना है आपका? 208। तो वोल्टेज कितना है आपका? 208। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 208। कितना आ जाएगा आपका? 208। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर स्टेटर कोर के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोर लैमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं और उनके मध्य में शीतल वायु को गुजरने के लिए उनके बीच अंतराल होता है। ठीक। आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाहरी परिधि, ये गलत है आपका। तो ये आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो किया गया है गलत सॉल्व किया गया है। चलिए देखते हैं। उस तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 200 मीटर है। ठीक है। और जिसकी अनुप्रस्थ काट का एक समान क्षेत्रफल 0.01 mm² है और जिसकी प्रतिरोधकता
60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा गड़बड़ सॉल्व हो गया था। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, लेंथ कितनी दे दी है आपको, 200 मीटर। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दो जीरो और बढ़ जाएंगे आपके, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में लेंथ हो गई। ठीक, अब आप क्या क्या कराएं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए कितना दी आपका 0.01 mm। ठीक, तो इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है, सॉरी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻²। ठीक है, अच्छा, और आपका प्रतिरोधकता कितनी दी, रो कितना दिया आपका 60। तो लगाइए फॉर्मूला, चलिए लगाते हैं। R = ρL/A। ठीक, रो कितना हो जाएगा आपका 60, L आपकी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, और ये ऊपर में ये आ जाएगा आपका ऊपर, प्लस का 2 हो जाएगा बटे 0.01। तो इसको हटाया हमने, 2 जीरो और ला दिए आपके। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और गुणे 10⁻6। ठीक, 1 5 5 2 7 7 2 9। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 10⁻3। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 ओम। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा 12 ओम। ठीक, और 10⁻3 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 12 किलो ओम आ जाएगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 12 किलो ओम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 किलो ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा पूछ रहा है। ठीक, चालकता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और G = क्या होता है आपका 1/ρ। ठीक, और रो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आपसे इसका यूनिट पूछे तो क्या होता है ओम मीटर। ठीक, और चालकता का क्या होता है महो। ठीक, यहाँ पे वैसे इन्होंने गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे होना चाहिए विशिष्ट चालकता। चालकता का तो उल्टा प्रतिरोध होता है। ठीक है, चालकता का उल्टा तो प्रतिरोध होता है। यहाँ पे विशिष्ट चालकता होने थे, तो वहाँ पे आपका आ जाता है आपका, यहाँ पे ये तो चालकता होगा, इसकी यूनिट क्या होगी मो होगी। विशिष्ट चालकता होता है तो आपका होता है सिग्मा। क्या होता है सिग्मा, और इसकी यूनिट होती है महो पर मीटर। तो यहाँ पे होता है सिग्मा = 1/ρ होता है, और रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है दिया। ठीक, डैश में वोल्टेज का वह परास शामिल है जिस पर अंतिम उपभोक्ता खुद को वितरित ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक, तो क्या होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है आपका उपभोक्ता जो है सप्लाई प्राप्त करता है, जो कि आपकी क्या होती है 400 वोल्ट या 230 वोल्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर के निर्माण के संदर्भ में डैम्पर वाइंडिंग असंतुलित लोड की स्थिति के तहत संतुलित बनाए रखने के लिए सहायक होती है। ठीक,
अब देखिए डैम्पर वाइंडिंग का ही यूज़ करते हैं, पहले ये समझ लीजिए आप। डैम्पर वाइंडिंग सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, किसके लिए? सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। ठीक, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी तो क्या होगी, मोटर अल्टरनेटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 3 फेज वोल्टेज बनाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अभिप्राय उन प्रत्यावर्ती धारा की समावधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ की शून्य स्थिति से होकर गुजरती है। चक्र, आवृत्ति, स्पंद, फेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, फेज होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डैश डैश में रोटर कंडक्टर का वहन करने के लिए समांतर खांचों वाली एक बेलनाकार लैमिनेटेड कोर होती है जो तांबा, एल्युमिनियम या मिश्र धातु बड़ी छड़ी होती है। इन खांचों में छोर से बजाय प्रत्येक खंभे छड़ रखे थे, इनको कहता है। तो बच्चों यहाँ पे केज की बात कर रहा है, तो इसमें आंसर क्या होगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज रोटर की बात हो रही है। ठीक है, सब स्टेशन से वितरण के लिए डैश डैश आपूर्ति 2 वायर या वितरण के लिए 3 वायर, स्टेशनरी, डीसी, गतिक, एसी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश मोटर कभी भी बिना लोड के चालू नहीं होता है। ठीक, एसी प्रेरण, डीसी लॉन्ग शंट, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट। तो बच्चों जो आपकी सीरीज मोटर होती है उसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसका स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है, ये होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है और क्या होगा, आपका फाउंडेशन उखड़ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब बैटरी एक बाहरी परिपथ में डिस्चार्ज हो रही होती है तब जिस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है वह होता है कैथोड होता है, उदासीन इलेक्ट्रॉन होता है, ऋण इलेक्ट्रॉन, धन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या होगा, धन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का डैश डैश मान उस डीसी धारा के द्वारा निर्दिष्ट किया गया जिसे दिए गए परिपथ में दिए गए समय के लिए प्रवाहित होने पर उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी प्रत्यावर्ती धारा उसमें प्रवाहित उत्पन्न करती है। बच्चों आंसर क्या होगा, आरएमएस। सुरक्षात्मक रिले द्वारा अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने के लिए उसमें निम्न से को छोड़कर सभी गुणधर्म आवश्यक होते हैं। जटिलता, विश्वसनीयता, किफ़ायती, सुग्राह्यता। ठीक, तो ये गुणधर्म छोड़ के सब होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की लौ हानियाँ व्यंजक द्वारा ज्ञात की जाती है। देखिए जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं उनको हम लोग कोर लॉसेस भी बोलते हैं या कह सकते हैं फिक्स लॉसेस। क्या कहते हैं, फिक्स लॉसेस। अब ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हिस्टैरिसीस, एक होती ईडी करंट। ठीक, और इन दोनों का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, फील्ड लॉसेस कहलाता है। अगर आपसे एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला पूछे तो ये होता है आपका के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ठीक, और अगर आपसे हिस्टोलिसिस का पूछे तो हिस्टोलिसिस का होता है के एच बी मैक्स 1.6 एफ वी। ठीक, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोलिसिस हानि और भावधारा हानि। तुल्यांकी मोटर के लिए तुल्यकालिक गति द्वारा दी जाती है। NS
इक्वल टू 180 एफ बाई पी, एन एस इक्वल टू 360 बाई एफ पी, एन एस इक्वल टू 60 एफ बाई पी, एन एस इक्वल टू, देखिए एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 एफ बाई पी होता है। पी आपका पोल्स है, पी आपका फ्रीक्वेंसी है, एन एस आपकी सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक, अब देखिए बच्चों, आप लोगों आईटीआई वालों के लिए एक खतरनाक क्वेश्चन आ गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब पूछ रहा है ए और जी के मध्य वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है, तो I1 I2, ठीक, तो I2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितने हैं 5 9 6 5 11 11 1 18, तो कितना हुआ 6 5 11 11 9 20। ठीक, तो वोल्टेज आपका कितना दिया तो 20/20, तो कितना है आपका 1 एम्पियर करंट हो रही। अब ये करंट निकालते हैं, चलिए। तो I2 सॉरी ये I1 था आपका, ये I2 निकालते हैं। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 12 8 20, तो क्या हो जाएगा V बाई I, तो क्या हो जाएगा 40/20, दैट इज़ 2 एम्पियर। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे केवीएल लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा VA माइनस, ठीक है, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस, तो सीधे हम इसको हम VAG कर देते हैं। VAG इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है ये प्लस है ये माइनस है, तो इंटर किससे करेगा हम, प्लस से कर रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा प्लस का 10। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे I1 करंट थी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 × 1। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे वोल्टेज 7 है और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी थी 2 इक्वल टू 0, तो VAG इक्वल टू 10 प्लस 6 14 इक्वल टू 0, तो VAG इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। ठीक, ठीक है, माइनस का आ रहा तो हमने जो डायरेक्शन मानी उस हिसाब से नहीं होगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 वोल्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश आर्किंग टाइम के दौरान सर्किट ब्रेकर में संपर्कों पर दिखाई देता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, आर्किंग वोल्टेज, ब्रेक थ्रू वोल्टेज। तो बच्चों क्या कहलाता है आपका आर्किंग वोल्टेज दिखाते हैं। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग उन टरबाइनों के हेतु भाप के उत्पादन के लिए किया था जो कि अल्टरनेटर द्वारा चलती हैं, तो क्या होगा थर्मल, तापीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वितरण प्रणाली में वर्गीकरण की बात करें तो निम्न में से किस एक को छोड़कर से सभी मापदंडों पर आधारित होती हैं। निर्माण का प्रकार, धारा की प्रकृति, कनेक्शन की योजना, ओवरहेड प्रणाली की प्रकृति। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये होगा। पार्लियामेंट में विद्युत रोधी कुंडलन छत किस पर होते हैं, फेरो कंडक्टिव कोर, नॉन मैग्नेटिक कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, फेरो मैग्नेटिक कोर। तो बच्चों आंसर क्या होगा फेरो मैग्नेटिक कोर। ओवरहेड लाइन चालकों के लिए विभिन्न प्रकार के पोल और टावर वाली विशाल संरचनाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती है, डेंजर प्लेट, क्रॉस आर्म, लाइन सपोर्ट, कंडक्टर सपोर्ट। तो क्या कहलाएंगी, लाइन सपोर्ट। किसी इंडक्शन मोटर के लिए प्रति स्टेटर पोल फ्लक्स और रोटर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फाई IA cos फाई। ठीक, तो ये आपका फ्लक्स हो गया, ये आपका क्या होगा रोटर करंट होगी और पावर फैक्टर हो जाएगा।
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका टॉर्क। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डैश डैश को छोड़कर से सभी टाइप के इंसुलेटर लोकप्रिय रूप से ओवरहेड में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, सस्पेंशन यूज होता है, स्ट्रेन यूज होता है, पिन इंसुलेटर 33 kV पे होता है, और ये सब अब क्या होते हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होते हैं। ठीक, तो क्या होगा, स्ट्रेस। ठीक, डैश डैश में प्रतिरोधकता होती है जो इंसुलेटर से कम और चालकों के से अधिक होती है। देखिए ये आपका क्या होगा, चालक हो गया, ये आपका अर्धचालक, ये आपका कुचालक। ठीक, अब प्रतिरोधकता की बात करें तो इसमें कम होती है, इसमें सबसे ज़्यादा तो क्या होती है, इसमें इससे कम इसमें होती है और इससे ज़्यादा होती है। तो बच्चों क्या होगा, अर्धचालक। और अर्धचालक के एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ताम हानि को नाम से भी जाना जाता है स्थिर अवस्था हानि। स्थिर अवस्था हानि को बोलते हैं लौह हानियाँ। क्या होगा, ओमिक हानि। कॉपर लॉसेस को हम लोग ओमिक हानि बोलते हैं। किस में बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर लॉसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ओमिक लॉसेस। ठीक, ये भी पता होना चाहिए कहाँ बोलते हैं हम लोग। ठीक, निम्न में से कौन सा फ्यूज तत्वों का आवश्यक गुणधर्म नहीं है, विस्तार के लघु गुणांक, विस्तार के उच्च गुणांक, हवा में इस्तेमाल होने पर खराब नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा रीज़न, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होता है, ये सही है। घरों, इमारतों तथा कारखानों में निम्न पावर वर्क हेतु वायरिंग के लिए का उपयोग किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। ठीक, क्या होगा, पीवीसी केबल का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक परिणाम मित्र में भंवर धारा हानि समानुपाती है। देखो भंवर धारा हानि का फॉर्मूला क्या होता है, WE = KE Dmax² F² T²V। ठीक, तो बच्चों फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर F² आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दिया, V²। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा की एक इकाई के उत्पादन की लागत ऊर्जा उत्पादन की विधि और डैश डैश की लागत पर निर्भर करती है। अनुरक्षण लाइन, वितरण लाइन और क्या उपयोग, पारेषण लाइन हानि। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पारेषण लाइन हानि। समान धारिता और वोल्टेज अनुपात के लिए किसी ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक तांबे का भार सेकंड वाइंडिंग का की तुलना से कम होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हमको इसमें ख़ास बात यह है कि जो आपका मटेरियल यूज़ होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग एक ही वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, ये सही है। राशि √R² + XL² को परिपथ के रूप में जानता है। तो देखिए Z = क्या होता है, √R² + XL²। किस में होता है, RL सर्किट में। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस या हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा इज द राइट आंसर। ठीक, एक माध्यम में रखे दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके मध्य की दूरी के समानुपाती, उनके ध्रुव प्राबल्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके ध्रुव प्राबल्य के वर्ग के। तो बच्चों क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, पहला आपका बिल्कुल सही है। मतलब क्या होगा, F =
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए नया क्वेश्चन आ गया। 4 पोल की, तो पोल आपके कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। लैप बॉइंड मतलब A बराबर P। DC जनरेटर प्रति फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी है? 0.06 वेबर। जब यह मूल गति उत्पादन की मदद से RPM एन आपको कितना दे दिया है? 500 RPM। तो EMF की गणना कीजिए, EMF आपको निकालना है, और सेट आपको कितने दे दिए? 200। ठीक, तो देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या है, जनरेटर है, तो E G इक्वल टू क्या हो जाएगा? A बराबर P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या होता है, Z PN 60/60 ये होता है। अब A और P कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 ZN/60 लगाइए। 5 कितना दिया आपको? 0.06। 4 लगा आपके 200। नंबर ऑफ स्पीड कितनी है? 500 और 60। ठीक है, यहाँ पे हमने इससे गुणा कर दिया, ये 2 बचा, ये बचा 6। ठीक, और 6 से इसको काट दिया आपका 10, इससे इसको काट दिया, तो कितना आया? EB आपका कितना आ गया? EG आपका आ गया 100 वोल्ट। 100 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन और आज के बताएंगे बस, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें आवश्यक फेज स्प्लिटिंग प्रेरण द्वारा निर्मित किया जाता है और उसमें स्टेटर पर क्षेत्र कुंडली ध्रुव और स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सैडल पोल फेज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फ्यूजिंग करंट I और तार के व्यास D के बीच संबंध है जिसे के एक स्थिरांक है जिसे फ्यूजिंग स्थिरांक कहा जाता है। तो बच्चों पहला आंसर बिल्कुल सही है, इसको रट लीजिए, ये कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका जो शेष पार्ट रह गया है 14 जुलाई 2021 में जो पेपर पूछा गया उसको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है।